नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब की इस वीडियो सीरीज में, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगालियों के बारे में। अभी अगला टर्म है डच लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत आने वाले दूसरी कंपनी कौन सी थी? डच। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी का नाम था बेरीगंदे ओस्ट इंडेशे कंपनी। कंपनी का नाम याद रखिएगा, बेरीगंदे ओस्ट इंडेशे कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? बेरीगंदे ओस्ट इंडेशे कंपनी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेरीगंदे ओस्ट इंडेशे कंपनी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक संयुक्त कंपनी थी, सहकारी कंपनी थी, मतलब सरकारी और गैर सरकारी पूंजी से मिलकर बनी हुई एक संयुक्त पूंजी की कंपनी थी, सहकारी या संयुक्त पूंजी की कंपनी थी। ठीक, इस कंपनी का गठन 1602 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1602 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और सबसे खास बात कि इसकी देख रेख के लिए, यानी कंपनी की देख रेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। क्योंकि यह एक सहकारी कंपनी थी जिसमें सरकार का भी अंश था और पूंजीपति लोगों का भी अंश था। तो इसकी देख रेख के लिए 17 लोगों का एक सदस्यीय बोर्ड बनाया गया जो इस कंपनी की देख रेख करता था। डच कंपनी पर सरकार का नियंत्रण था। 17 सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से सरकार डच कंपनी पर नियंत्रण रखती थी और कंपनी द्वारा जो संधियां की जाती थी, ठीक, संधियां की जाती थी, वो डच सरकार के नाम से की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस ये बनता है कि जैसे डच कंपनी कैसी कंपनी थी? संयुक्त पूंजी से बनी हुई या फिर सहकारी कंपनी थी? इस पर सरकार का नियंत्रण था। 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था इसकी देखरेख करने के लिए, और जो भी संधि की जाती थी ये डच सरकार के नाम से की जाती थी। ठीक है, हाँ, डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। चलिए, ये क्वेश्चंस बनता है कि डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, ठीक ना, एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, और देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि डचों ने बाटविया, यानी बाटविया एक स्थान है, इंडोनेशिया में पड़ता है, इसको अपना मुख्यालय बनाया था। भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया था। और भारत में जो डच कंपनी स्थित थी वो इसी इंडोनेशिया स्थित बाटविया केंद्र के प्रति या मुख्यालय के प्रति उत्तरदायी होती थी। ठीक है, डचों ने कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया। ठीक ना, कोरोमंडल तट, देखिए ये मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया और कपड़ों के व्यापार को अधिक महत्व दिया। जबकि पुर्तगाली जो थे वो मसालों के व्यापार को अधिक महत्व दे रहे थे, लेकिन जो डच थे वो कपड़ों के व्यापार को अधिक महत्व दिए। ठीक ना। डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, यानी पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, हाँ, डचों ने मसालों के स्थान पर, ये तो भी बताया गया, मसालों के स्थान पर कपड़ों के व्यापार को अधिक महत्व दिया। इस तरह से अगर पूछा जाए कि वस्त्र निर्यात को सर्व प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो जाता है भाई डचों को। तो डचों ने कपड़ों के व्यापार को अधिक महत्व दिया और वस्त्र निर्यात को सर्वप्रथम वस्तु बनाया। ठीक ना, और केवल कपड़ों का ही व्यापार नहीं बल्कि डच लोग कपड़ों के अलावा नील व सोरा का भी व्यापार करते थे। नील और सोरा का भी व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए समझिए। डचों ने चंद्रगिरी के राजा से एक समझौता किया। क्या समझौता किया? और समझौते में पुलिकट,
पुलिकट एक स्थान है को अपना केंद्रीय स्थल बना लिया। यानी कि डच का जितना भी कारोबार होगा उसका केंद्रीय स्थल कहाँ रहेगा, पुलिकट में रहेगा, ठीक ना। और पुलिकट की खास बात कि डच लोग अपना सिक्का ढालते थे और उस सिक्के का नाम था पैगोडा। तो पैगोडा कहाँ से ढाला जाता था, पुलिकट से ढाला जाता था, ठीक ना। बाद में डचों ने नागपट्टनम को अपना मुख्य केंद्र बनाया। पहले पुलिकट को अपना मुख्य केंद्र बनाया और उसके बाद नागपट्टनम को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए समझिएगा, इसको दिखा देते हैं एक बार फिर से। देखिए, पुलिकट को अपना मुख्य केंद्र बनाया, ठीक, और वहाँ से सिक्का कौन सा डाला, पैगोडा। बाद में अपना केंद्र कहाँ बना लिया, नागपट्टनम को अपना मुख्य केंद्र बना लेते हैं। क्लियर है? डचों की कहानी बहुत लंबी नहीं चली है। 1759 ईस्वी में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ डच थे। अंग्रेजों ने डचों को क्या किया, परास्त कर दिया। अंग्रेजों ने किसको परास्त कर दिया, डचों को परास्त किया। और इस पराजय का नतीजा क्या निकला कि डचों की जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जो व्यापार करने के तौर तरीके थे, जो क्षेत्र था, विस्तार था, वो सब क्या हो गए, कम हो गए। और 1759 का जरा 59 से 95 इधर कर दीजिए, 1795 तक ये भारत से चले जाते हैं, ठीक। तो डचों का समय बहुत लंबा नहीं चला। बेदरा का जो युद्ध हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा युद्ध रहा जो डचों की व्यापारिक गतिविधियों को भारत में से कम कर दिया। तो वो युद्ध रहा बेदरा का युद्ध। किसके किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और डचों के बीच में। कब लड़ा गया था, 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद इनकी व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई और 1795 तक ये यहाँ से चले जाते हैं। 1795 तक ये भारत से चले जाते हैं। आइए डचों की फैक्ट्रियों के बारे में जान लेते हैं। तो डचों की जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पे रही है, पहले इनके फैक्ट्रियों के बारे में जानेंगे। तो समझिएगा, डचों की जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ है, डचों की पहली फैक्ट्री, इसके बारे में समझते हैं, ठीक ना। तो डचों की पहली फैक्ट्री खुली मसूलीपट्टनम, या इसको कहा गया मछलीपट्टनम। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। और इसकी स्थापना कौन करता है, वादेर हेग द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, वादेर हेग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ खुलती है इनकी, दूसरी फैक्ट्री खुली पेटापुल्ली में। ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पेटापुल्ली में। ये दोनों पूर्वी तट पे हैं, पूर्वी तट की फैक्ट्रियाँ हैं ये सब, ठीक ना। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में किसने स्थापना की, वादेर हेग। दूसरी फैक्ट्री कहाँ खुली, पेटापुल्ली में, ये भी आंध्र प्रदेश में। इनकी अन्य पूर्वी तट की फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी रही हैं, ढाका, करिकाल और हरिहरपुर। और पिछली जो फैक्ट्रियाँ बताया हूँ कौन कौन सी है, मसूलीपट्टनम और एक और है पेटापुल्ली। मसूलीपट्टनम और पेटापुल्ली, हरिहरपुर, करिकाल, ढाका, ये इनकी पूर्वी तट की फैक्ट्रियाँ हैं। और इसी तरह से पश्चिमी तट की फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी है, खंभात, आगरा, कोचीन, ये कहाँ की हैं, पश्चिमी तट की फैक्ट्रियाँ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो डचों के बारे में सिर्फ इतना ही कंटेंट है, इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।